प्रिय मित्र नमस्कार। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो वेटेरन खिलाड़ी रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं खिलाड़ी जो है खिलाड़ी भावना से भरा होता है। काफ़ी दिनों से मैं इनका एक साक्षात्कार करना चाहता था, अब मुझे मौका मिला तो मैं आपको आज इनका साक्षात्कार करके दिखाऊंगा। साथियों, ये सचान जी के घर के पास का स्थित एक पार्क है। जो पार्क का मतलब पर्यावरण होता है और पार्क हरी भरी मखमली घास मन को सुकून देती है। तो ये इसी पार्क में मैंने इस इंटरव्यू को किया है। तो चलिए मैं समय बर्बाद न करते हुए आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ। चलिए। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रोस्टिन कानपुर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दक्षिण कानपुर में ही हूँ मैं। मेरे साथ जो शख्सियत है उनका परिचय तो मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं हूँ कहाँ। ये दक्षिण का एक पार्क है, दामोदर पार्क। किसी समय यहाँ पूरे पार्क में दामोदर नगर में जो पार्क स्थित है, किसी समय इसमें पूरे पार्क में खेल की गतिविधियाँ हुआ करती थी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे सचान जी जो बैठे हुए हैं, ये इनके योगदान से वॉलीबॉल के टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे। कैसे टूर्नामेंट होते थे वो अभी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिर कालचक्र की वजह से सरकारी योजनाएं जो जिस तरीके से प्लान होती हैं, आधे पार्क में वाटर वर्क्स वालों का इसमें कब्जा हो गया है और आधा पार्क चलो भगवान के आशीर्वाद से आधा भी बचा हुआ है। तो लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए। हरियाली है, कम से कम यहाँ मेंटेन है। इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ साउथ के पार्क खास तौर से काफ़ी मेंटेन हुए, या लोगों की जागरूकता कह लीजिए या कुछ भी। चलिए, मेरा मुख्य उद्देश्य इसका ये नहीं था। आज मैं एक स्पोर्ट्स से संबंधित मिस्टर सचान, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी समय से जानता हूँ, उनका इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो मैं आपको सीधे उनसे रूबरू कराता हूँ। सचान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अनुपम जी नमस्कार। और सचान जी, कैसा महसूस हो रहा है? और महसूस तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अब कोरोना काल में जैसा सभी लोगों को मालूम है कि इसमें सुरक्षित रह करके और दूरी बना करके मास्क पहन करके ही अपने आप को सुरक्षित रखें और अच्छा महसूस करें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो श्रीमान जी, जब मैंने ये इंटरव्यू करने का कार्यक्रम शुरू किया था तो सचान जी मेरी लिस्ट में काफ़ी पहले से थे, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि खिलाड़ी कभी पीछे होता है कभी आगे होता है, लेकिन खिलाड़ी की भावना जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव सोचने की होती है। उसको हार में भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। तो चलिए, जैसे इन्होंने शुरू भी किया है, तो सबसे पहले मैं कोरोना, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना ने हमारी लाइफ को इस तरीके से वो पावस्त कर रखा है कि उसके सिवा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो मैं एक खिलाड़ी के नज़रिए से सचान जी की कोरोना के बारे में, उससे बचने के बारे में, या नागरिक किस तरीके से व्यवहार करें उसके बारे में उनके कमेंट लेना चाहूँगा। प्लीज़ सचान जी हमारे दर्शकों को अपने विचारों से। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और विशेष रूप से अनुपम जी, आप हमारे एक छोटे भाई के रूप में हमारे सहकर्मी भी रहे हैं और एक विशेष रूप से एक मूवमेंट सा चला रहे हैं शहर में, हमारे कानपुर शहर में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उनको जनता तक पहुँचाने के लिए। आपने पूछा कि कोरोना के इस काल में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, तो मैं अपने सभी नागरिकों के लिए भी, साथ में अपने खिलाड़ियों के साथियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अभी तक तो लगभग सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हमें कैसे कोरोना से बचाव करना है। टीकाकरण कराते हुए, मास्क पहनते हुए और विशेष रूप से 2 गज की दूरी बनाते हुए अपने आप को घर में आइसोलेट करके सुरक्षित रहना है। और इस कोरोना की लड़ाई में हम सभी नागरिकों को एक साथ में रह करके अच्छी सोच के साथ इसको परास्त करना है और अपने जीवन को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और एक समाज के लिए अच्छा दायित्व प्रस्तुत करना है। सचान जी, पिछले दिनों में एक समय टीवी देख रहा था तो उसमें ये आया है, पब्लिक का एक विचार ये आया कि लोग कोरोना से बिल्कुल बुरी तरीके से ऊब चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ों का पालन करना बंद कर दिया है।
क्योंकि आप एक खिलाड़ी रहे हैं और आज भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को कोरोना का अगर आपकी निगाह में कोई सकारात्मक पहलू आपकी निगाह में हो तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को उसको बताएं। नहीं अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो है सोशल मीडिया इस समय बहुत जोरों के साथ माने जन जन तक के हाथों में चल रहा है। यहाँ पर समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी फैला दी गई हैं जो कोरोना से प्रभावित लोगों के बारे में या कोरोना रोग के बारे में, तो हमारे कुछ साथी लोग उसमें गलत सूचनाएं भी दे करके इस तरीके से भ्रमित करते हैं, जबकि हमें सरकार के इस सहयोग में प्रदान करते हुए और इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करानी है। और हमें वही लेते हुए अपने सभी साथियों से, अपने खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों से भी मैं आह्वान करूँगा कि अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में अपने सभी साथियों को जागरूक करें। और इस कोरोना जो आजकल की मैं समझता हूँ वर्तमान समय में सबसे बड़ी लड़ाई जो है पाकिस्तान और चाइना और दुनियादारी सब लोग भूल चुके हैं। सबसे बड़ी अहम जो लड़ाई है, जो हमारी आंतरिक लड़ाई है, एक इस विशेष रूप से जो इम्पोर्टेड हमारा जो रोग कहिए या ये महामारी कहिए हमारे बीच में व्याप्त है, हमारे समाज में व्याप्त है, हमारे देश में व्याप्त है, तो इसको एक साथ में रह करके एक सहयोगात्मक तरीके से ही हम अपनी निजात पा सकते हैं इससे, और अपना सहयोग प्रदान करते हुए सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो सरकार की इस लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान करें और इस कोरोना से मुक्ति पाएँ। धन्यवाद सचार जी। तो जब से मैंने चैनल शुरू किया है कि मैं आपसे बता दूं कि मतलब ये कोरोना से मैं काफ़ी ऊब चुका हूं, क्योंकि मैं मेरे मन में काफ़ी कुछ दूसरे कंटेंट भी डालने का, लेकिन जो विभीषिका बढ़ती चली जाती है तो मुझे फिर लौट के वहीं आना पड़ता है और मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन भी करना पड़ता है। तो चूँकि आप मेरे जहन में एक खिलाड़ी के रूप में भी थे, तो जैसे ऐसे तो बातचीत हुआ ही करती है, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जिक्र अक्सर आता है, तो इस वर्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को आप कैसे परिभाषित करेंगे और कैसे एक सामान्य आदमी उसको अपने लाइफ में लागू कर सकता है? देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो मैं समझता हूँ एक समाज में अपना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, और हम लोगों को खेल के जरिए, टीम के जरिए एक विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको अपनी टीम के लिए, अपने समाज के लिए आगे ले जाने में, जीत हासिल करने में हमें किन किन निर्देशों का, किन किन टैक्टिक्स का पालन करना पड़ता है। तो खेल को अपने जीवन में जोड़ते हुए इस महामारी के दौर में भी कहिए या उसके अहम समय में भी हमें अपने समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने क्षेत्र में, अपने जो समाज में या अपने घरों में, कुटुंब में जो लोग हैं उनको एक अच्छी दिशा निर्देश दे करके उनको सफल जीवन यापन में अपनी मदद करना चाहिए। और यही खेल का उद्देश्य है कि हमें अपनी टीम को जीत हासिल करने के लिए हमें उनको सही नियमों का पालन करते हुए और नई तकनीक का पालन करते हुए हमें एक सही दिशा चुननी होती है, तभी हमें सफल जीवन या सही जीत सुनिश्चित होती है। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, एक खिलाड़ी के नज़रिए से मैं ना देखूँ तो मैं ये भी देखता हूँ सचान जी कि एक खिलाड़ी जो होता है वो जीत और हार में काफ़ी, जब तक उसकी हार नहीं होती तब तक तो जीत के लिए जी जान से जुटा रहता है, लेकिन अगर हार भी हो गई तो अगली जीत के लिए तत्पर हो जाता है। और एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से विपक्षी टीम की ठीक मैच खत्म होने के बाद विपक्षी टीम के अच्छे पहलुओं की एक चर्चा कर सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि असली खिलाड़ी वो है जो अपनी टीम और अपनी विपक्षी टीम, चाहे वो मतलब हमारे अपोनेंट टीम हो, उसकी अच्छाई बुराइयों का ठीक से विश्लेषण कर सकता है। जबकि हम सामान्य जीवन में जो हमारे लिए पॉजिटिव लोग हैं उनको तो हम अपने करीब रखते हैं, बाकी को दूर रखते हैं। इस बारे में अपने शब्दों में कुछ कह सकेंगे? मेरे अपने विचार हैं कि खेल होता है, हार जीत तो एक आगे एक निश्चित करने के लिए कि कौन हारा कौन जीता, फिर उसको आगे का एक क्रम है। खेल में खेलना ज़्यादा ज़रूरी होता है और खेल को एक पॉजिटिव रोल कहिए आप समाज के लिए, अपने टीम के लिए, तो खेलना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। और हार जीत तो एक सेकेंडरी चीज़ है, खेल जरूरी है सर। श्रीमान जी, मैं इस तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि अगर सिक्का उछाल के हार जीत का फैसला हो उसमें क्या मजा है? नहीं, सिक्का उछालने के बजाय हमारा खेल का असली उद्देश्य, जो असली मकसद है कि एक टीम वर्क और हमारे स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत रूप से जो स्वास्थ्य है या सामाजिक स्वास्थ्य है या हमारे साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का जो
तो स्वास्थ्यवर्धक एक कार्यप्रणाली है जिसकी वजह से हम लोग स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, और बाद में ये सब जुड़ता चला जाता है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। फिर उसके बाद पुरस्कारों की, क्योंकि ये सब परंपरा चल गई है, तो पुरस्कारों की वजह से अब उसको लालच तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आदमी जी जान से खेल खेलता है, अपनी सब कुछ लगा करके समय भी देता है, पैसा भी देता है। अब आजकल तो खेल का जो नज़रिया है आप भी जान रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे दूसरे वॉलीबॉल हो, चाहे दूसरे खेल हो, हर चीज़ में एक नई सोच के साथ खिलाड़ी इसमें तो अपना जीवन समर्पित करते हुए एक तरीके से और ऊंचाइयां छू रहे हैं। नहीं सर जैसे जो आप जिक्र करना चाह रहे हैं, मेरा उस बारे में कहना है कि आजकल के युग में अगर थोड़ा सा कमर्शियल एंगल नहीं होगा तो उसको सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर कमर्शियल इसका उद्देश्य नहीं है तो शायद निरस्ता आ जाती है, आ जाएगी, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसमें कमर्शियल जो दिया गया है, और बड़ी घराने जो हैं, ये औद्योगिक घराने हैं या दूसरी और संस्थाएं हैं, इसको एक नया रूप दे करके खिलाड़ियों के बीच में आकर्षण कहिए आप, चाहिए चाहे लालच कहिए, जो कहिए, एक आकर्षण का ही रूप दे करके इसको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। पहले खेल स्वास्थ्य और इस पर भी होता था, लेकिन अब साथ में इसका कॉमर्शलाइज भी होना एक जुड़ चुका है। सर कहने मतलब कहने सुनने में बातें अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसका कैरियर नहीं होगा तो उसके लिए वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। निश्चित रूप से हमारे खेल के, अब व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो खेल की जो एक परंपरा थी, खेल के लिए जो खेलते थे खिलाड़ी, उनको एक अच्छे स्तर पर जॉब मिलती थी, अब लिमिटेड हो गया उसका मामला। और जो कुछ खेल बचे हुए हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा कमर्शलाइज हो जाने की वजह से कुछ लोगों को तो खेल से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो उद्देश्य था, अब तो मैं समझता हूँ खेल जो स्वास्थ्य के लिए खेलते हैं तो ओवर एज जो बुजुर्ग हो चुके हैं तो वही थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है वो ये सोच करके आ रही है कि हमें इस खेल से कितना फ़ायदा है, हमें इसमें कितनी कमाई होगी, तो वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें असर पड़ेगा खेल के प्रति। लेकिन फिर भी सरकार काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है, काफ़ी कुछ योजनाएँ चला रही है, जिसमें नए नए खिलाड़ी नए नए खेलों में अपना योगदान दे रहे हैं और अच्छी ऊंचाइयाँ हासिल कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो साथियों, एक खिलाड़ी की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, सचान जी की भी है। मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, सचान जी से भी क्षमा चाहता हूँ कि क्योंकि सचान जी को मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ, काफ़ी समय से जानता हूँ, लेकिन मेरे सारे दर्शक उनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। तो जो चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए वो मैं बीच में कर रहा हूँ कि मतलब अपने कृतित्व का, या जब बैंक में वो भर्ती हुए थे उस समय से लेके जो उन्होंने सोपान हासिल किए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें तो दर्शक इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। अनुपम जी, मैं ग्रामीण परिवेश में पला पढ़ा और वहाँ शिक्षा भी प्राप्त की। उसके बाद मैं लखनऊ गया, लखनऊ के बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में प्रतिभाग किया है, और उसी खेल के बदौलत मैंने वॉलीबॉल की काफ़ी कुछ ऊंचाइयां हासिल की हैं। मैं प्रधानमंत्री तक इसकी वजह से मुलाकात कर चुका हूँ। कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? हमारे राजीव गांधी। और इसी तरीके से और भी कई ऊंचाइयाँ नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर मैंने खेल खेला है। और सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है, जो खेल के बदौलत ही में, वॉलीबॉल के बदौलत ही मैंने भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी प्राप्त की थी 1981 में, और मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय स्टेट बैंक का, मुझे इस लायक उन्होंने समझा और अपने संस्था में सेवा करने का मौका दिया। और उसी के साथ साथ मैं आप जैसे लोगों से भी मिला, और निश्चित रूप से हमारे अच्छे स्तर के खिलाड़ियों के साथ मेरे संपर्क रहे, और मैंने राष्ट्रीय स्तर की निर्णायक की परीक्षा भी पास की है, और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। वॉलीबॉल के लिए या खेल के लिए जो भी बन सकता है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा करूँ। अच्छा श्रीमान जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे खेल आपने चुना तो ऐसे तो खेल के पॉजिटिव पहलू बहुत होते हैं, लेकिन आपकी निगाह में जो आपने जीवन में उतारा खेल से लेके, वो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या था जो आपने स्पोर्ट्स से लेके अपने जीवन में उतारा? देखिए, हम लोगों के समय में कोई विशेष कार्य योजना तैयार करके इस क्षेत्र में उतरने वाली जैसी बात नहीं थी। ग्रामीण परिवेश में चूँकि हमारे क्षेत्र में भी और हमारे विद्यालय में भी वॉलीबॉल की ही विशेष रूप से वहाँ पर वो रहती थी, तो मैंने भी ग्रामीण परिवेश में वहाँ रह कर के वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। और आज के समय में जो हम देखते हैं कि कोचिंग कैंप बच्चे को शुरुआत से ट्रेनिंग दे करके, तो हम लोगों के समय ये सब उतना नहीं था।
एक समय था, और क्योंकि शारीरिक हमारी क्षमता थी, शारीरिक क्षमता के आधार पर हम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया और एक नए उसमें मुकाम तक हम लोग पहुँच गए, जिससे हमें वॉलीबॉल के क्षेत्र में काफ़ी कुछ उपलब्धियाँ भी हासिल हुई। अच्छा, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता रहा हूँ, तो जो आपने बैंक में कार्य किया उसमें भी मैंने देखा कि आपने अपनी सर्विस में डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया। तो सर्विस में डिसिप्लिन जो आप लाए, ये अपने आप होता चला गया या आपने किसी योजना के साथ किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक जो स्पोर्ट्स का कल्चर होता है, स्पोर्ट्स में हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है एक तरीके से। अब सिखाया तो जाता ही है, आप तो विशेष रूप से सिखाया जाता है कि हमें कैसे अनुशासित होकर के खेल को आगे ले जाना है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं इस बात का पालन करते हुए ही नई ऊंचाइयाँ या रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी यही इसकी अनुशासन की विशेष रूप से महत्वता रही है, और उसी के अंतर्गत मैंने अपने ऑफिस में भी अपने साथियों के साथ में और एक सामूहिक रिश्ता बनाते हुए अच्छी सोच के साथ बैंक में भी जो काम किया, मैंने इसी ईमानदारी के साथ काम किया कि हमारे अपने स्पोर्ट्स के नाम पर कोई ऐसी बात ना आए कि अरे ये तो खिलाड़ी हैं, कुछ काम नहीं जानते या कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसको उदाहरण न बनने देने की वजह से हमने अपना जितना भी योगदान दिया, अपना जो भी आउटपुट दे सकता था मैंने कोशिश की है, और अच्छा एक आप लोगों के ही जो आंकलन है जैसे, तो मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की थी और वही मैंने किया। तो साथियों, खिलाड़ी के रूप में मुझे अन्य साथी मेरे अन्यथा नहीं लेंगे। 2 खिलाड़ी मेरे सामने हैं जिन्होंने बैंक की नौकरी को पूरी गंभीरता से किया। एक हमारे सरवेन सचान जी है, दूसरे राहुल सप्रू। उनका मैंने एक इंटरव्यू छोटा सा किया है, लेकिन मतलब उन्होंने केवल ये साबित करने के लिए कि मुझे खिलाड़ी न समझा जाए, उन्होंने दुगनी मेहनत से काम किया। चलिए, ये सब तो बातें होती रहती हैं। श्रीमान जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, मैं व्यक्तिगत भी सवाल आपसे कुछ करना चाहता हूँ कि जो आप यंग एज से ही इतनी गंभीरता अपने व्यक्तित्व में ओढ़े रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों था सर? मतलब एक एज आने के बाद तो आदमी गंभीर होता है, लेकिन आपको शुरू से मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, इतनी गंभीरता किस लिए है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंभीर नहीं है, परिस्थितियों के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गंभीर। नहीं सर, जब करीब गए तब तो नहीं गंभीर थे, लेकिन उसके ऊपर चोला तो था ही सर। हाँ, निश्चित रूप से एक हमारा एक शुरू से ही एक, चाहे हमारी गांव की भी हो चाहे यहाँ शहर में भी आए, हमारी एक टीम जो हुआ करती थी, उस पर हम एक सीनियर मोस्ट के नाते अपने छोटे खिलाड़ियों को या जूनियर खिलाड़ियों को एक नई रास्ता, नई दिशा दिखाने के चक्कर में अब कुछ तो मेंटेन करना पड़ता है कि हम ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं कर सकते हैं और खुलकर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। नहीं सर, वो एक छवि बन जाती है, फिर उस छवि का अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे लोग जो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, स्पोर्ट्स के अपने फ़ायदे हैं, स्पोर्ट्स की वजह से मतलब आदमी के अंदर जीत हार को सहने की क्षमता भी आ जाती है, सारी चीज़ें सभी लोग सब जानते हैं। लेकिन सर, जैसे स्पोर्ट्स छोड़ा तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उनको कौन कौन सी प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए छोड़ने की प्रक्रिया में, ताकि उनको फिजिकली कम परेशानी हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक मैं खुद इसमें रोगी हूँ, क्योंकि अचानक किसी चीज़ को भी छोड़ने में तकलीफ़ होती है, और खेल कूद में विशेष रूप से जब आप खेल अपना छोड़ देते हैं तो आपको शारीरिक रूप से क्षति होगी। एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। आप फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ अपना एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहें, और मेरे घर में ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिसकी वजह से मुझे अचानक ये सब छोड़ना पड़ा, और आज मैं थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से रहता हूँ। लेकिन मैं अपने साथियों को यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी काम, खेल के साथ साथ कोई भी काम अचानक छोड़ करके नहीं भूल जाना चाहिए, बल्कि एक उससे निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। भले ही वो लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाए, कम हो जाए, लेकिन एकदम से छोड़ना वो हार्मफुल है। और आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे कि सुबह सैर करें या एक्सरसाइज करें या दूसरे सामाजिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। एकदम से बैठ जाने से मैं समझता हूँ एक तो सामाजिक संबंध और ताल्लुकात कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी जो क्षति होती है हमारी आर्थिक नहीं बल्कि हमारे शरीर को सबसे बड़ी क्षति होती है, जो एकदम से हमारे आने वाले समय के लिए, बुढ़ापे के लिए वो दुखदायी होती है। तो इसलिए मैं सबको सलाह यही दूँगा कि भाई एकदम से छोड़ करके घर पर बैठें, और अपने चाहे जूनियर खिलाड़ियों के साथ आप अपने आप को इंटरेक्ट रखें, और या व्यक्तिगत रूप से अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए। धन्यवाद सचान जी। चूँकि मेरा ये चैनल मुख्यतः युवाओं के लिए और पर्यावरण के लिए है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे युवा दर्शकों को और पर्यावरण से संबंधित कुछ सलाह दे सकें।
तो प्लीज़ देखिए। अनुपम जी का ये सराहनीय प्रयास, मैं निश्चित रूप से इनको धन्यवाद देता हूँ कि समाज में एक नई जागरूकता और नई दिशा, नई प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे, हमारे जितने भी इस पर्यावरण की बात करें या हमारे समाज में कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके उन पर अपना विशेष योगदान देने की कोशिश करें, और जिससे हमारा ये सामाजिक कार्यक्रम भी चलता रहे और हमारी व्यक्तिगत समस्याएं दूर होती रहें। और हमारे अनुपम जी का ये विशेष प्रयास है इस चैनल के द्वारा कि हमारी बहुत बड़ा क्षेत्र तो नहीं, लेकिन हमारे कानपुर शहर में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी, तो ऐसे लोगों से ये मिल करके ये समस्याएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसी मुहिम चला रहे हैं और ये सफल हों, ऐसी शुभकामनाएँ देता हूँ। और सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि वो इस मुहिम में अपना जितना सहयोग दे सकते हैं, जिस रूप में भी सहयोग दे सकते हैं, सहयोग दें। धन्यवाद सचार जी। इसी के साथ मैं आज का ये अपना इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।